Hello everyone and welcome to my channel Science with Kaur. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल विथ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। यानी कि जब स्टार्टिंग में हमें पता है आज के टाइम में हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। लेकिन पहले बहुत सारे ऐसे अप्रोचेस आए, एविडेंस आए कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो उन सबको हटा करके डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। उन्हीं को आज हमें डिस्कस करना है। आज के जो हम वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे हम ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो हमें पता है यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए या आरएनए होता है। पर हम अगर जेनेटिक मटेरियल बात कर रहे हैं यानी कि हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्यों हेरिडिटरी मटेरियल होता है और क्या होता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स को पहले क्या बोला गया कि वो ऑर्गन्स है हेरिडिटी के। और सही भी बात है क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है। तो क्रोमोसोम्स ऑर्गन हो गए हेरिडिटी के। क्यों ऐसा सेलेक्ट किया गया कि क्रोमोसोम्स ही ऑर्गन्स है हेरिडिटी के। तो ये क्या करते हैं, दो जनरेशन के बीच में लिंक बनाते हैं। ये लीनियरली अरेंज जीन को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। और ये हर ऑर्गेनिज्म पे एक स्पेसिफिक नंबर पर ही होते हैं। ये नहीं कि किसी पे कम तो किसी में ज्यादा, नहीं, फिर वो डिसऑर्डर या फिर सिंड्रोम्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स की जनरल बातें हो रही है वो ये बात हो रही है कि जो हर एक स्पीसीज के क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या है, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। एनी वेरिएशन इन द नंबर और मॉर्फोलॉजी अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ द स्पीसीज। यानी कि कुछ भी जो वेरिएशन दिखाई देगा नंबर पे, मॉर्फोलॉजी पे, किसकी, क्रोमोसोम्स की, वो क्या इफेक्ट करेगा, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि क्या, ट्रेट। ठीक है, कैरेक्टर। तो क्या बात हुई, ये न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल बात हो गई। लेकिन उसके लिए जो अप्रोचेस आए, क्रोमोसोम के भी हम बारे में देखें कि क्रोमोसोम को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं। लेकिन जो अप्रोचेस आए कि न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, वो सबसे पहला जो अप्रोच आया था वो किसका था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का 1928 में। ठीक है। सबसे पहला आया था अप्रोच फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इन इंग्लैंड इन 1928। तो यहाँ पर जो आप हेडिंग देख रहे हैं वो क्या है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे बैक्टीरियल में जो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है दो तरीके का। एक तो होता है आपका एसेक्सुअल और दूसरा होता है क्या, सेक्सुअल। ठीक है। अब हमको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और ये बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, फ्यूजन हो गया। इन सब की वजह से क्या करता है, ये फ्यूज करके क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये तीन तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है आपका कॉन्जुगेशन और एक होता है ट्रांसडक्शन। इस वाली वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में। तो आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। जब हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तब हम ये सब चीज समझेंगे। और जल्द ही मेरी वीडियो आने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के ऊपर। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो बता रहा है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी के लिए मैंने आपको ये समझे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसका, बैक्टीरिया का। ठीक है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो भी तीन मेथड है ना, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक सेल से बैक्टीरिया के दूसरे सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होता है, वही चीज है कि यहाँ पर से जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि फ्री डीएनए, यानी कि इसका डीएनए है, अब ये समझो मर गया ये बैक्टीरिया, इसके पास क्या बचा, फ्री डीएनए बचा। ठीक है, ये क्या समझ लो, ये फ्री डीएनए बच गया। अब ये जो फ्री डीएनए है वो किसके अंदर जाएगा, न्यू बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो क्या है, फ्री नेकेड डीएनए के फॉर्म में होगा। बस इतनी ही बात आपको दिमाग पे रखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके का बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो डोनर सेल है वो मर जाता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और जो नया बैक्टीरिया है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, तो इसी को प्रूफ करने के लिए ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया, इसी को प्रूफ करने के लिए ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल जो एविडेंस थे उसमें भी रखते हैं। तो ग्रिफ्थ ने क्या बोला और क्या किया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सब चीज मैंने आप लोग को लिख कर दी है, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक रफ पेपर में समझाना चाहती हूँ, रफ स्लाइड में हम समझेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा आपको पता चल गया। अब उसके बाद कौन है, ग्रिफ्थ सर है। उन्होंने क्या कर रहे थे, वो दो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब दिया, 1928 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेस ऑफ किसके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के क्या है, दो स्ट्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें से एक स्ट्रेन तो क्या था, वायरलेंट था, और एक स्ट्रेन जो था वो ए वायरलेंट था। अब वायरलेंट और ए वायरलेंट यानी कि ये क्या होता है, वायरलेंट यानी कि जो डिजीज कॉज करे, अवायरलेंट यानी कि जो डिजीज कॉज नहीं करता हो। ठीक है, इतना ही अंतर होता है। अब वायरलेंट या फिर हम बोल सकते हैं पैथोजेनिक, तो ये जो वायरलेंट या फिर पैथोजेनिक स्ट्रेन था वो क्यों डिजीज कॉज करता था, क्योंकि इसके पास क्या था, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था। ठीक है, ये इसकी बॉडी की आउटर सरफेस पे पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और फाइगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है, अब आपको वो क्या होता है तो जनरली समझ जाइए कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो हमारे जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं उसमें से कुछ सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज हो गए, ये सब क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, ताकि क्या होए, जो भी अंदर आया हुआ बैक्टीरिया उसको हम मार के हटा सके। लेकिन इसके पास कैप्सूल होता है, तो ये क्या कर देता है, चकमा दे देता है किसको, माइक्रोफेज को, और जब माइक्रोफेज के अंदर ही क्या कर देता है, लाइसोसोम वगैरह को इसके जहां पर यानी कि इसको मारते हैं ना, जो भी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं होता है वो तो मर जाते थे, क्योंकि उनके पास कैप्सूल नहीं होते थे। जबकि इनके पास कैप्सूल होते थे तो ये लाइसोसोम वगैरह को स्केप करके क्या हो जाते थे, डिजीज कॉज करते थे, जिस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। तो क्या होगी डिजीज, निमोनिया, निमोनिया। ठीक है, ये अब ए वायलेंट जहां पर रहता था वो तो भैया खत्म हो जाता था, क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं था, तो ये डिजीज भी कॉज नहीं करता था। बस ये चीज है कि उन्होंने दो स्ट्रेन्स के बारे में काम किया, जो कि एक वायलेंट थी एक ए वायलेंट थी। ए वायलेंट और वायलेंट, इसको हम वायलेंट को हम क्या बोल सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी बोल सकते हैं,
और ए वायलेंट को जस्ट हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोल सकते हैं। ठीक है, वायलेंट स्ट्रेन में पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था जो कि डिजीज कॉज कर रहा था। ए वायलेंट में क्या था, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं था, तो ये क्या कर रहा था, डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ये जो वायलेंट है उसको हम ट्रांसफर करें ए वायलेंट में। उनका काम ग्रिफ्ट का यही था कि हम तो क्या करेंगे, पैथोजन, जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है वायलेंट का, उसमें जो इसका कैरेक्टर है वायलेंस कैरेक्टर, उसको हम ट्रांसफर करेंगे ए वायलेंट। तो इन्होंने जब देखा कि पहले तो कुछ काम कर लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो ये जो दो है, कौन कौन से, वायलेंट स्ट्रेन और ए वायलेंट स्ट्रेन, इन्होंने इनकी कॉलोनीज को ग्रो करवाया। कॉलोनीज को क्या करवाया, ग्रो करवाया। तो इन्होंने न्यूट्रेंट अगार एक मीडिया का नाम होता है। ठीक है, इन्होंने इससे जब ग्रो करवाया तो इनमें कुछ कॉलोनीज दिखाई दी। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगी, कॉलोनीज दिखाई देगी ही देगी। ठीक है, तो जब कॉलोनीज दिखाई दी किसके ऊपर, न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर, तो जो वायरलेट थी यानी कि डिप्लोकोकस निमोनी थी, उसकी जो कॉलोनीज थी वो क्या थी, एकदम स्मूथ थी, स्मूथ कॉलोनीज थी। जबकि जो ए वायलेंट स्ट्रेन था, इसकी जो कॉलोनीज थी वो कैसी थी, एकदम रफ थी। क्या याद रखना, रफ थी। अब ये रफ और स्मूथ कॉलोनीज क्यों आ रही है, ये आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है तो स्मूथ कॉलोनीज, इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं है तो रफ कॉलोनीज। ठीक है, तो इस तरीके से उसने देखा, और यही कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया, इन दो स्ट्रेंस को सेलेक्ट कर लिया, जो एक स्मूथ कॉलोनी दे रही थी जो कि पैथोजेनिक थी, और एक रफ कॉलोनी दे रही थी जो कि नॉन पैथोजेनिक थी। ठीक है, इनके हम रिप्रेजेंट करते स्मूथ को एस से, रफ को आर से। ये रफ और स्मूथ के भी कई टाइप है, जिसे हम S1, S2, S3 और सो ऑन बोल सकते हैं। इसके भी R1, R2 एंड सो ऑन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें जो सेलेक्टेड स्ट्रेन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये S1, S2, S3, R1, R2, R3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन दे प्रोड्यूस, उस चीज के बारे में हमको नहीं जानना है। पर हमको जो सेलेक्टेड स्ट्रेन कभी कभी पूछ लेता है, तो जो सेलेक्टेड स्ट्रेन थी, ठीक है, वो यहाँ से जो थी वो थी क्या, S3, और यहाँ से जो थी वो क्या थी, R2। ठीक है, तो सेलेक्टेड स्ट्रेन कौन कौन सी थी, S3 और S2। तो इन्होंने क्या किया, अब चलो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम की ओर चल देते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहा डायग्राम। तो इन्होंने क्या किया, अब S2 और S3, सबसे पहले हमने क्या किया, साइड स्ट्रेन हमारी क्या थी, S3 थी और R2 थी। इन्होंने क्या किया, लिविंग एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस में। लिविंग एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी कि S3 को इंजेक्ट किया माउस में। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आप एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल वाले बैक्टीरिया को भेज रहे हो, तो ये फाइगोसाइटिस उसको एस्केप कर लेगा, हटा देगा उसको, बच जाएगा, उससे बच जाएगा, तो पक्का है कि ऑर्गेनिज्म की मौत होनी ही है। फिर उसके बाद लिविंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माउस। अब नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी कि आप किसको भेज रहे हो, R2 को भेज रहे हो, जो कि अच्छा सा है, प्यारा सा है। तो ये क्या करेगा, माउस की डेथ नहीं करने देगा, नो डेथ, आराम से माउस अपना क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई साइंटिस्ट थे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवा दिया, किसमें, माउस में। हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माउस, यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, उन्होंने जो जिसके पास
कैप्सूल थी उस बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया, मार दिया, उसके बाद माउस के अंदर डाला तो फिर भी माउस क्या थी, जिंदा थी। लेकिन अब उन्होंने बोला अब हमको दूसरा करते हैं, नया तबाही लाते हैं, और उन्होंने लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड एंड हीट किल बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माउस। यानी कि जो R2 की स्ट्रेन थी वो लिविंगली, और जो S3 की स्ट्रेन थी वो क्या ले ली, डेड ले ली। दोनों को मिक्स करा और क्या कर दिया, माउस के अंदर डाल दिया। तो होना क्या चाहिए था कि भाई यहाँ पर हमने देखा ना, जब हम क्या कर रहे हैं, S3 को डेड करके डाल रहे हैं तो वो तो हेल्दी रह रहा है, और R2 को लिविंग करके डाल रहे हैं तो भी वो हेल्दी है। तो यहाँ वाले केस में भी तो हेल्दी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डेड हो गया, वो डाइड हो गया बेचारा, वो तो मर गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हेरिडिटी मटेरियल जीन था वो डेड बैक्टीरिया से कहां पर एंटर कर दिया, लाइव सेल में एंटर कर दिया। यानी कि जो डेड स्ट्रेन थी S3 की, उसमें से निकल करके वो लिविंग बैक्टीरिया में एंटर कर दिया। अब डेड से कुछ चीज आ रही है लिविंग पे। हमने बात करी पहली ही ट्रांसफॉर्मेशन की कि यहाँ पर जो क्या होता है, फ्री नेकेड डीएनए का ट्रांसफर होता है। तो समझो कि S3 में डेड था, यानी कि उसमें क्या थे, जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो, ये तो मर गया लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल इन्वायरमेंट में फ्री रहे, और यही जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया, इस लिविंग बैक्टीरिया ने ले लिया, जिसकी वजह से जो नया प्रोजेनी बना, नए बच्चे बने इस लिविंग बैक्टीरिया के, उनमें सारे कैरेक्टर कैसे थे, वायरल लेंस थे। यानी कि उनमें सब में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल थी जो कि क्या करेगी, माउस को खत्म कर देगी। इसी की वजह से माउस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ग्रिफ्थ ने यही बताया कि जो हीट किल डेड H3 बैक्टीरिया था वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है लिविंग R2 बैक्टीरिया का। ठीक है, यानी कि उसमें ट्रांसफर कर देता है जेनेटिक मटेरियल। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जो पैथोजेनिक और एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे उनमें जो कॉलोनीज दिखाई दी वो ऐसी थी, जो कॉलोनीज थी नॉन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वो ऐसी थी। जब कोई भी नो कॉलोनीज आइसोलेट फ्रॉम माउस, यहाँ पर कोई कॉलोनीज नहीं आई क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हीट किल बैक्टीरिया, कोई कॉलोनीज ही नहीं आएगी। और यहाँ पर सेम कैसे दिख रही है, ये वाली कॉलोनी जैसे दिख रही है। हाँ कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पर भी पैथोजेनिक स्ट्रेन बन गया और यहाँ पर तो था ही। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। कि पहला बात हुई कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आपका हम मान सकते हैं कि डीएनए होता है। लेकिन अभी एक और एक्सपेरिमेंट बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रिफ्थ ने ये नहीं बता पाया था कि जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ग्रिफ्थ ने बस ये बोला था कि लिविंग बैक्टीरिया से कुछ चीज ऐसे चले जाती है डेड बैक्टीरिया में शायद तक, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रोजेनी इसके लिविंग एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जैसे काम करेगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताया था वो कौन थे, वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी रहेगा। ठीक है, जो कि ऑसवर्ड एवरी का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर तक बात जो थी वो क्या थी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की। कि जो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने बताया जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, जो पहला एविडेंस है कि डीएनए मतलब सॉरी कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। इसके बाद आपका कॉन्जुगेशन आया, फिर उसके बाद ट्रांसडक्शन आया। ठीक है, तो इसको हम एज अ जेनेटिक मटेरियल एविडेंस भी समझ सकते हैं। थैंक यू।